नमस्कार। आशा करते हैं आपका एक कोर्स बेहतरीन चल रहा है। अभी हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पर पहुंचे हैं। पशु जब बीमार हो जाता है उसको हम कौन कौन सी दवाइयां दे सकते हैं, कौन सी मात्रा में, कौन सा कंपोजिशन, बेहतरीन और विस्तार रूप से हम यहाँ पर जानेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैंने अपने 8.5 सालों के तजुर्बे में जो देखा है कि बहुत से लोग, कुछ लोग असफल हो जाते हैं पिग फार्मिंग में, जिसका मुख्य कारण एक ये भी होता है कि किसानों को ये पता ही नहीं होता है कि कौन सी डिज़ीज़ होने पर कौन सी दवाई का इस्तेमाल किया जाए, जिसके चलते जानकारी के अभाव में वो उनको फाइनेंशियली लॉस देखना पड़ता है, या फिर पशुओं से हाथ धोना पड़ता है, पशु मारे जाते हैं, मोर्टेलिटी हो जाती है, या फिर पशु बेस्ट प्रोडक्टिव नहीं रह पाता है। तो हम आज जानेंगे कि हमने कौन सी जगह पर कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेस्ट प्रैक्टिस पर जाएंगे। ये आप देख रहे हैं कि जब हम इंजेक्शन लेकर सूअर की तरफ जाते हैं तो सूअर इससे डरता है। ज़्यादातर सूअर डरते हैं। तो हाँ, सूअरों को इंजेक्शन से डर लगता है, बट वही है कि हमारा देने का तरीका कैसा होता है, हमारा देने का मेथड कैसा होता है, उस पर काफ़ी चीज़ें निर्भर करती हैं। चलिए जी, सबसे पहले फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ पिग्स हम देखेंगे। सबसे पहले उसके शरीर का जो टेम्परेचर होता है उसका औसत टेम्परेचर 102.2 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये चीज़ प्लीज़ आप नोट कीजिएगा, क्योंकि आप जब तक पिग फार्मिंग करेंगे तब तक, मान लीजिए कोई पशु बीमार होता है तो हमारा पहला जो कार्रवाई होती है वो है कि उसका टेम्परेचर लेना। हमें यही नहीं पता है कि पशु का टेम्परेचर क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर, एवरेज बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे भला। तो ये आप लिख लीजिएगा या याद कीजिएगा। रेस्पिरेटरी रेट प्रति मिनट 25 to 35, यानी कि 25 से 35 बार वो 1 मिनट में सांस लेता है। 1 मिनट में 55 से 86 बार उसका दिल धड़कता है। ब्रीडिंग सीज़न ह्यूमन की तरह होता है, पूरे साल ये बच्चे दे सकते हैं। जो इसका ईस्ट्रस साइकिल है वो 21 दिनों का है। और जो इसका ड्यूरेशन है ईस्ट्रस, वो 48 से लेकर 72 घंटे का होता है मोटा मोटी। और जो इसका गर्भकाल है वो लगभग 112 से 115 दिनों का होता है। इसका हम एवरेज जो लगाते हैं वो 114 दिन, यानी कि 3 महीने 3 सप्ताह 3 दिनों का इसका गर्भकाल होता है। बहुत छोटा गर्भकाल होता है। परंतु जो सबसे इसका बेहतरीन एडवांटेज, इसका जो लीटर साइज होता है, यानी कि बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है, वो लगभग 8 से 14 के बीच में होती है, जो बहुत अच्छा है अपेक्षाकृत किसी भी लाइव स्टॉक के। और इसका जो औसतन उम्र होती है वो लगभग 15 से 27 सालों की होती है, बट हम इसका एवरेज पकड़ के चलते हैं तो 16 सालों का इसका एवरेज जो है वो इसकी उम्र होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, लाजमी है, क्योंकि आप पिगरी का काम कर रहे हैं और आपको पिग के बारे में कम जानकारी है, तो ये आपके लिए आगे मसला हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब सूअर बीमार होता है उसकी पहली कार्रवाई हमारी ये रहती है कि उसका शरीर का जो है तापमान देखा जाए। तो यहाँ पर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर है, जो कि दूर से लिया जाता है, इसका शरीर का तापमान लिया जाता है। और दूसरा है एक वेटनरी थर्मामीटर है, और एक नॉर्मल प्लास्टिक वाला है। ये जो है वो ह्यूमन यूज़ के लिए होता है, बट वेटनरी वाला होता है वो आगे से फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि हम उसकी एनस में डालकर हम उसका टेम्परेचर लेंगे, यानी कि जहाँ से वो गूदा या पॉटी करता है वहाँ पर हम उस डालेंगे तो हमें एक्यूरेट उसका टेम्परेचर मिल जाएगा। तो वो पशु हिलता है, जिसके चलते जो प्लास्टिक वाला है कई बार टूटने के चांसेस रहते हैं। बेहतर है आप वेटनरी वाला लीजिए जो आगे से फ्लेक्सिबल हो। मेरे पीछे आप तस्वीर देख पा रहे हैं। चलिए जी, अब हम जानेंगे कि हम पशु का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम इंजेक्शन की तरफ जाएंगे। इंजेक्शन मुख्य तौर पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला इंजेक्शन होता है इंट्रामस्क्यूलर,
यानी कि मसल के अंदर दिया जाने वाला इंजेक्शन, इसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री जब हम एंगल पर हम जब सुई लगाते हैं तो पशु को हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे सकते हैं, जो कि मैं आपको जो आगे बताने जा रहा हूँ इसमें ऑलमोस्ट 90% या शायद उससे भी ज़्यादा जो इंजेक्शन है वो इंट्रामस्कुलर ही हैं। ये इंजेक्शन लगाना बहुत आसान होता है अपेक्षाकृत SC के यानी कि सबकट के। ये दूसरा इंजेक्शन है। यह इंजेक्शन का प्रकार है सबकुटेनियस या सबकट, यानी कि ये चमड़ी के नीचे वाली परत में लगता है और ये 45 डिग्री एंगल पर लगता है। इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। उसके अलावा हम पशु को दवाई देते हैं। पहला रूप इंजेक्शन है, दूसरा रूप ऑरल है, यानी कि खाने के रूप में या मुंह के द्वारा हम उसको कोई दवाई देते हैं, यानी कि हम बेसिकली डिवॉर्मिंग भी हम इसी मेथड से करते हैं, या और कोई गोलियां हैं, पाउडर है, वो ट्रीटमेंट कैल्शियम है, वो सारे हम ऑरली देते हैं, खाने में मिलाकर देते हैं। तीसरा है जो हम ऊपर से, यानी कि उसको कोई स्किन में इन्फेक्शन हो गया, हम उसमें कोई दवाई छिड़क रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ें एक्सटर्नल जो भी एप्लीकेबल चीज़ें हैं। 3 कैटेगरी होगी, एक इंजेक्शन हो गया, एक ओरल हो गया और एक एक्सटर्नल हो गया जी। पहली बात तो अगर आपका फार्म बड़ा है तो आप जो है वो एक वेटनेरियन को आप ज़रूर हायर कीजिए, क्योंकि आपके फार्म का जो है वो हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका फार्म हेल्दी रहेगा तो निस्संदेह आप जो है वो बेहतरीन प्रोडक्टिविटी लेकर बेहतरीन आमदनी प्राप्त कर सकेंगे। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक वेटनेरियन हायर ज़रूर कीजिए, जो 1 महीने में आपका कम से कम 3 से लेकर 4 विजिट ज़रूर करे और इमरजेंसी होने पर आए। परंतु फिर भी आपको खुद को डॉक्टर बनना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी दवाई किस काम के लिए आती है। तो आपके पास सारी मेडिसिन का स्टॉक होना चाहिए। मेडिसिन अगर आपके पास स्टॉक होंगी तो एज़ पॉसिबल आपको समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि जब आप ब्रीडिंग स्टॉक खरीदते हैं, जब अपने फार्म की शुरुआत करते हैं, तो आप सारी की सारी दवाइयाँ खरीद लीजिए। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि हमारी पिगरी में ऐसा बोला जाता है कि अगर आपके फार्म पर दवाइयाँ पड़ी पड़ी एक्सपायर हो रही हैं तो आप एक अच्छे फार्मर हैं। तो आपके पास हर प्रकार की दवाई अवेलेबल होना ज़रूरी है, क्योंकि किस समय कौन सी मजबूरी आ जाए, कौन सी मुसीबत आन पड़े और हम लोग दवाई ढूंढने के चक्कर में रह जाएं और उधर हमारा जो है पशु अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। तो अश्योर कीजिए कि आपके पास सारी की सारी जो दवाइयाँ हैं वो उपलब्ध होनी चाहिए। और हम मुख्य तौर पर जो इंजेक्शन है वो 2 अलग अलग मेथड से दे सकते हैं। एक तो हम डिस्पोजेबल सिरिंज से दे सकते हैं, ये आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे तस्वीर, नहीं तो आप मल्टी शॉट वैक्सीन गन से आप दे सकते हैं। उससे आप जब आपने मल्टी शॉट देने होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने वैक्सीन करना है पूरे फार्म को, तो ऑब्वियसली आप प्लास्टिक की सिरिंज से आप नहीं देने वाले हैं, आप मल्टी शॉट वैक्सीन गन ले लेंगे तो आप ये उसके लिए अच्छा रहता है। मान लीजिए आपके पास ग्रुप को, आपने पूरे ग्रुप को वैक्सीन करना है या कोई इंजेक्शन देना है, मल्टीविटामिन देना है, तो आप ये सहज और आसान रहता है अपेक्षाकृत प्लास्टिक के जो है वो सिरिंज से। ये भी एक जो है वो मल्टी शॉट वैक्सीन गन है। आप अप्लाई कई प्रकार के डिज़ाइन हैं, ये भी एक है। तो आप देख लीजिए जो आपको सहज हो, जो आपको अच्छा लगे, वो आप वैक्सीन गन खरीद सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंजेक्शन मुख्य तौर पर 2 प्रकार के इंजेक्शन हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। पहला है इंट्रामस्कुलर, दूसरा है सबकुटेनियस। इंट्रामस्कुलर सीधा 90 डिग्री पर लगता है, सबकुटेनियस 45 डिग्री पर लगता है। मैं आपको फिर ये बात बोलूँ कि आपको इंजेक्शन लगाना आना चाहिए। आपके पास 10 पशु हैं या चाहे 500 पशु हैं, बट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मजबूरी में आप किसको फ़ोन करेंगे कि भाई डॉक्टर साहब आप यहाँ पर आ जाइए। हालांकि आपके कनेक्ट में एक डॉक्टर होना चाहिए, बट आप मजबूरी में किसको फ़ोन करेंगे और वो शायद वो समय आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। तो सही जानकारी और सही तरीका जब तक आपको नहीं आता है, तब तक कहीं ना कहीं कोई मसला होने वाला है। चलिए जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंट्रामस्कुलर ज़्यादातर इंजेक्शन जो है वो इंट्रामस्कुलर होने वाले हैं, तो आसानी है। इंट्रामस्कुलर कोई सा भी आदमी लगा सकता है। अगर आप जो है वो
अगल बगल के किसी फार्म में जाएंगे या हमारा जो प्रैक्टिकल सेशन होते हैं वहाँ पर भी अगर आप आएंगे तो इंट्रामस्कुलर लगाना कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, आप लगा सकते हैं, सीख सकते हैं। ये नीडल होती हैं जी, नीडल की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे जी। देख सकते हैं आप, ये देखिए जी रिकमेंडेड नीडल साइज और लेंथ। सबसे पहले आप 18 और 16 गेज के दो ही अगर आप मोटाई लेते हैं तो सफिशेंट है पूरे फार्म के लिए। छोटे पशुओं के लिए 18 गेज और बड़े पशुओं के लिए 16 गेज ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। जो है वो बड़े पशुओं के लिए लेंथ आप 1 इंच ले लीजिएगा और छोटे पशुओं के लिए आप आधा इंच भी ले सकते हैं। तो उसमें सारे के सारे जो है वो कैटेगरी को आप इंजेक्शन दे सकते हैं। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास सुई लंबी है और आप छोटे बच्चे को इंजेक्शन देने जा रहे हैं, अब आप इमीडिएटली आपके पास और कोई प्रबंधन नहीं है, तो जो सुई का जो कैप होता है प्लास्टिक का, आप उसको आधा कैप जो है वो काट कर उसमें आप सुई पर लगा लेंगे तो उस इंजेक्शन उस सुई की जो लेंथ है वो आधा इंच ही रह जाएगी। तो ये भी आप जुगाड़ अपना सकते हैं। हालांकि आपके पास सारी कैटेगरी की, सारी लेंथ की, सारी गेजेस की सुइयाँ होना लाजमी है। चलिए जी, ये लोकेशंस है जहाँ पर आप इंजेक्शन लगाएंगे। इंजेक्शन लगाने का एक तरीका होता है, वो आप सीख जाएंगे धीरे धीरे। ये वैक्सीन गन से जो है वो इंजेक्शन दिया जा रहा है। चलिए जी, ये इंट्रामस्कुलर के लिए ये लोकेशन अच्छा है और सबकुटेनियस के लिए ये लोकेशन अच्छा है जो स्किन के नीचे लगाया जाता है। चलिए जी, अब हम इंजेक्शन पर जाएंगे। कौन सी बीमारी होने पर कौन सा हम इंजेक्शन यूज़ करेंगे या कौन सी दवाई यूज़ करेंगे। मैं फिर आपसे ये बात क्लियर कर दूं कि ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है पूरे हमारे कोर्स में, और फिर भी मैं ये चीज़ अश्योर कर दूं कि ये इंजेक्शन लगाने से पहले आप अपने वेटनेरियन से गाइड ले लें। ये हमारे तजुर्बात हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। वेटनेरियन गाइड में ही आप जो है इन इंजेक्शन को अपने फार्म पर यूज़ करें। चलिए जी, सबसे पहला जो ये कोई दवाई नहीं है, ये एक टॉनिक है, बेलामेल है। ये बी कॉम्प्लेक्स और लेवर एक्सट्रैक्ट है विद विटामिन B12 है, और ये उस सूरत में दिया जाता है जब कोई पशु फीड नहीं खा रहा होता है या फिर कोई पशु बीमार है, हम उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसका, और उस इंजेक्शन के साथ अगर हम ये बेलामेल लगाते हैं तो उसका जो रिकवरी है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। हालांकि ये कोई दवाई नहीं है, ये एक टॉनिक है, मैं ये चीज़ पहले क्लियर कर दूं। तो आप इसको किसी दवाई के साथ अगर आप एक कंधे पर, मान लीजिए आपने एक दवाई दे दी, दूसरे कंधे पर आपने इसको दे दिया, तो आपका रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक आपका जो फार्म का एक इंजेक्शन होने वाला है जो आपके फार्म पर बहुत अच्छी मात्रा में लगने वाला है। अगर आप इंजेक्शन लगाना सीख रहे हैं तो आप यही इंजेक्शन अपने पशुओं को देंगे, क्योंकि ये स्वस्थ पशु को भी इंजेक्शन हम दे सकते हैं क्योंकि ये बी कॉम्प्लेक्स है जी। ठीक है जी, सबसे पहले हम एंटीबायोटिक पर प्रस्थान करते हैं। हमारे फार्म का पहला जो एंटीबायोटिक होने वाला है वो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड होने वाला है। तो आपका कोई भी शरीर पर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई घाव हो जाता है, जख्म होता है, तो आप उसको ये इंजेक्शन आप अप्लाई करेंगे। तो आप कोई भी आप जब ट्रीटमेंट करेंगे तो ऑलमोस्ट वो 3 दिनों तक चलेगा। आज हमने शाम को 5 बजे इंजेक्शन दिया, कल शाम को 5 बजे देंगे और परसों शाम को 5 बजे देंगे, यानी कि 72 घंटे तक, 3 दिनों तक कोई भी इंजेक्शन रेगुलर चलेगा, तब ही पशु को रिलीफ आने वाला है। तो यहाँ पर जो भी मैं आपको इंजेक्शन्स बताने वाला हूँ उसमें ऊपर सबसे पहले वो किस काम के लिए काम आ रहा है या किस परिस्थिति में काम आएगा, फिर उसकी डोजेज क्या है, कितने दिन देना है और किस मेथड से देना है, ये चारों चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड, ये प्लेन इंजेक्शन है, परंतु जब किसी इंजेक्शन के सामने LA या 1 शॉट लग जाता है तो वो इंजेक्शन 3 दिनों का ना होकर 1 दिन का ही हो जाता है, यानी कि 72 घंटे तक वही इंजेक्शन अपना काम करने वाला, आपको 3 बार पशु को नहीं लगाना है। तो सेम कंपोजिशन है।
आप कंपनी की तरफ ध्यान मत दीजिएगा प्लीज़, जो मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ, आप कंपोजिशन की तरफ ध्यान दीजिएगा ताकि आप अपने लोकल में इन इंजेक्शन को खरीद पाएँ। तो पहला इंजेक्शन है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड। ये उसका प्लेन वर्जन है, यानी कि ये आपको 3 दिन लगाना है इन्फेक्शन या घाव की स्थिति में। और ये जो LA है ये आपको एक बार ही लगाना है। ठीक है जी। चलिए जी, बैरोसिन, इसका जो कंपोजिशन है वो एंड्रोफ्लॉक्सासिन है। बहुत काम का इंजेक्शन है, ये फार्म पर आप लाजमी ज़रूर रखिएगा। इसका 1 ml पर आपको ऑलमोस्ट 13 किलो बॉडी वेट पर आपको 1 ml देना है और लगातार 3 दिन देना है। किसके लिए? सर्दी हो जाए, खांसी हो जाए, निमोनिया हो जाए या जख्म को आपने सुखाना है, उसके लिए एंड्रोफ्लॉक्सासिन बहुत शानदार इसके रिज़ल्ट्स हैं। हालांकि और भी कई इसके ऑप्शन हो सकते हैं, वो भी आप अपना सकते हैं, बट ये बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट देता है। ये प्लेन है और ये इसका LA वर्जन है, यानी कि 1 शॉट है। 1 शॉट 1 बार देंगे, प्लेन वर्जन आप 3 बार देंगे। चलिए जी, खांसी, सर्दी, निमोनिया, जख्म, जुखाम हो जाता है पशु को सर्दी लग गई है, उस सूरत में आप ये इंजेक्शन देंगे तो एज़ पॉसिबल आपका पशु रिकवर करने लगेगा। इन सभी इंजेक्शनों के साथ आप जो है बेलामेल भी दे सकते हैं। आप अश्योर कीजिएगा कि 2 दवाइयों को आप मिक्स नहीं करेंगे। आप एक अलग कंधे पर देंगे, दूसरा अलग कंधे पर देंगे, ये चीज़ आप अश्योर कीजिएगा। ये आयरन है जी, हालांकि ये भी कोई दवाई नहीं है, ये एक टॉनिक है। जैसा कि आप हमारा जो चार्ट दिखाया था हमने, लीटर इंडेक्स कार्ड था, उसमें हम पशु को 3रे दिन पर जो है वो आयरन की डोज देते हैं। जब मादा ज्ञाभिन होती है तो 100वें दिन पर हम इसकी 3 ml की डोज देते हैं और 107वें दिन पर 3 ml की डोज देते हैं। तो ये बेसिकली कोई दवाई ना होकर एक टॉनिक है, आयरन है। तो आप इसको रेगुलर अपने फार्म पर यूज़ करेंगे और बड़ी मात्रा में आपके फार्म पर खपत इस जो है आयरन की होने वाली है। ठीक है जी। ये फेरिटास है, ये भी आयरन है, बट ये आयरन के साथ साथ B कॉम्प्लेक्स इसमें शामिल है, तो आप ये इंजेक्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप प्राथमिकता जो इम्फ्रॉन है अगर आपके पास मिल रहा है तो आप प्राथमिकता इसको दीजिएगा, नहीं तो आप अल्टरनेट के तौर पर आप फेरिटास भी लगा सकते हैं। चलिए जी, आगे चलते हैं। ये भी जो है दवाई ना होकर ये एक टॉनिक है। इसमें विटामिन B1, B6, B12 है। जब बच्चा 4 दिनों का हो जाता है तब हम उसको पहला इंजेक्शन ये देते हैं। B कॉम्प्लेक्स है, बच्चे की बॉडी को जो है वो इम्यून को इंक्रीज़ करता है और बड़े पशुओं को भी आप दे सकते हैं। और ये रिकवरी के लिए है, फास्ट रिकवरी के लिए है। पशु खाना नहीं खा रहा है, उस सूरत में आप इसको दे सकते हैं। हालांकि ये एक टॉनिक है, ना कि कोई दवाई। चलिए जी, मिकोवेट। कुछ पशु ऐसे होते हैं जो ग्रोथ नहीं कर रहे होते हैं, पशु सुकड़े सुकड़े दिखते हैं, पशु जो है वो दुबला पतला होता है पशु, उस सूरत में आप इसको ये 3 से लेकर 5 दिन अगर आप इसको रेगुलर देते हैं तो पशु की जो है वो रिकवरी में बहुत फास्ट आपको रिज़ल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो ये भी आपके फार्म के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इंजेक्शन होने वाला है। ये भी एक टॉनिक है, दवाई नहीं है। न्यूरोकाइन प्लस, ये जो है वो अनीमिया हो जाता है, पशु को खून की कमी हो जाती है या पशु बहुत दुबला पतला होता है, तो उसके लिए आप ये जो है वो दे सकते हैं। इसका बेस्ट रिज़ल्ट होने वाला है। हालांकि हर जो स्लाइड में है कितनी मात्रा में जो है इंजेक्शन देना है लिखा हुआ है, बट फिर भी आप अपने वेटनेरियन से सलाह लेकर ही इन दवाइयों का इस्तेमाल करें। चलिए जी, मेलॉक्सिकम पैरासीटामोल, ये 2 इसमें कंपोजिशन होने वाले हैं। और बुखार हो जाता है, जॉइंट पेन होता है, आर्थराइटिस होता है, तो उस सूरत में आप ये पशु को देंगे तो इसमें इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलने वाला है। हालांकि ये कोई भी इंजेक्शन आप देंगे 3 दिनों तक लगातार देंगे ही देंगे,
ये चीज़ आप अश्योर कीजिएगा जब तक उस पर 1 शॉट या LA ना लिखा हुआ हो। तो ये भी आपके फार्म के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंजेक्शन होने वाला है। चलिए जी, नीमोस्लाइड पैरासीटामोल, ये हम ह्यूमंस में भी काफ़ी अच्छा खासा इस्तेमाल होता है, पिग्स में भी। तो फीवर और पेन किलर के लिए जब पशु का टेम्परेचर हाई हो जाता है, पशु को चोट लग जाती है, पशुओं की लड़ाई हो जाती है या फिर कोई दर्द है पशु को, तो उस सूरत में आप उसको ये दे सकते हैं। अश्योर कीजिएगा कि ये आप 3 दिन रेगुलर देंगे। ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर होने वाला है जी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कीटोप्रोफेन, जब हमारे पशुओं में ये एक अच्छा जो है वो ट्रीटमेंट है। पशुओं को जब बुखार होने लग जाता है बहुत ज़्यादा, या पशुओं की बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म होने लग जाती है, या फिर सांस लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उस सूरत में आप कीटोप्रोफेन दे सकते हैं। बेस्ट है कि आप इसमें जो है वो 3 दिन अगर आप रेगुलर देंगे तो इसका रिज़ल्ट लाजवाब शानदार होने वाला है। और ये वो उन इंजेक्शनों में से एक है जो आपके फार्म पर अवेलेबल होने चाहिए रेगुलर बेसिस पर। चलिए जी, आगे चलते हैं। ये है एनाल्जिन है, ये भी पेन में रिलीफ करता है, फीवर में। और ये आप जो प्रायोरिटी है इंजेक्शनों की, वो आप पहले जो मैंने 2-3 इंजेक्शन लगाए, ये आप बहुत अत्यधिक जब आपके पशु का टेम्परेचर अत्यधिक हाई हो जाता है उस सूरत में आप ये लगा सकते हैं। नहीं तो आप जो मैंने पहले इंजेक्शन बताए हैं उनसे भी आप अपना बेहतरीन तरीके से काम चला सकते हैं जी। ये भी बेहतरीन इंजेक्शन है होने वाला है। चलिए जी, जेंटामाइसिन बहुत बेहतरीन इंजेक्शन है। जब पशु का टेम्परेचर डाउन आ जाता है, यानी कि पशु को सर्दी लगने की स्थिति आ जाती है, निमोनिया हो जाता है और उसका टेम्परेचर नीचे गिरकर 100-101 आ जाता है या फिर उससे भी थोड़ा नीचे आ जाता है, उस सूरत में आप जेंटामाइसिन को आप बेलामेल के कंपोजिशन के साथ देंगे। यानी कि एक कंधे पर आप जेंटामाइसिन दे दीजिएगा, एक कंधे पर आप बेलामेल दे दीजिएगा। तो एज़ पॉसिबल वो 3 दिन आप देंगे, ये चीज़ अश्योर करें। उसके बाद में आपको रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं हालांकि। और इन्फेक्शन में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, घाव में, सर्दी लगना, निमोनिया, डायरिया में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट जो मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा है कि जब टेम्परेचर डाउन आता है तो उस सूरत में ये इसका रिज़ल्ट्स है वो बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए जी, ये आपके फार्म पर कम से कम 2-3 आपके फार्म पर ये जो है वो होने चाहिए इंजेक्शन। ये क्या काम करता है मैं मोटा मोटी आपको बता देता हूँ कि जब पशु को हाइपोथर्मिया या हाइपरथर्मिया हो जाता है, यानी कि अत्यंत सर्दी लग जाना और अत्यंत गर्मी लग जाना, दोनों ही सूरतों में ये जो है वो कॉन्सेंट्रेट आयोडीन है, विटामिन ई का मिक्सचर है ये। और वर्स्ट केस में दिया जाता है जब पशु हमारा डैमेज कंडीशन में चला जाता है। हालांकि और भी कई इसके उपाय हो सकते हैं, आप पढ़कर देख सकते हैं। बट आपके फार्म पर ऐसी कोई स्थिति आन पड़ी हुई है कि जब आपका पशु ऐसा लग रहा है कि शायद ये मर जाएगा, उस सूरत में आप एक चांस ज़रूर लीजिएगा कि ये इंजेक्शन आप लगाइएगा, तो शायद आपका पशु रिकवर हो जाए। तो ये आप अपने फार्म पर 1-2 इसकी वॉयल ज़रूर रखिएगा। चलिए जी, आगे चलते हैं। ये इंजेक्शन आप शायद इस तस्वीर को आपने पहले भी देखा होगा। हालांकि जिस दिन मादा ब्याने वाली होती है उससे 24 से 48 घंटे पहले हम ये उसको एंटीबायोटिक देते हैं। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, यानी कि किसी भी एंटीबायोटिक, किसी भी बैक्टीरियल डिजीज़ को ये जो है वो कवर कर लेता है। और ये महंगा इंजेक्शन है और आप अपने फार्म पर ये ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इसको देने पर जब मादा गाभिन होती है, बच्चे देने से ऑलमोस्ट 24 से 48 घंटे पहले अगर आप इसको दे देते हैं तो मादा भी सुरक्षित, उसके होने वाले बच्चे भी बहुत हद तक सुरक्षित हो जाते हैं, क्योंकि उनको पहले से डोज लग चुकी होती है। ये 20 किलो बॉडी वेट पर आप 1 ml लगाएंगे
और रिज़ल्ट इसके बहुत अच्छे हैं। कुछ ऐसी फार्म पर गतिविधियां होती हैं, ये तो गाभिन मादा का हो गई, बट आपके फार्म पर कुछ ऐसी गतिविधियां हैं, हो रही हैं, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस पशु को क्या जो है वो बीमारी हो गई है। उस सूरत में भी आप इसका, ये 1 डोज है, सिंगल डोज है, LA है, लॉन्ग एक्टिंग है, तो आप सिंगल डोज देंगे, 72 घंटे के लिए काफ़ी है। और आप देखेंगे 72 घंटे में उसके जो है रिजल्ट्स अप्रत्यक्ष रूप से आपको आने लगेंगे। तो ये सारा का सारा लिक्विड होने वाला है। इसमें एमॉक्सिसिलिन में और भी वर्जन आते हैं, बट ये सारा का सारा लिक्विड है। तो आप चाहें तो ये इंजेक्शन अपने फार्म पर ज़रूर रखिएगा, मैं रिकमेंड करूँगा। हालांकि सभी जगह अवेलेबल नहीं होता है, बट आप इसको कहीं से भी प्रबंधन करवाकर अपने फार्म पर 1 या 2 वायल आप ज़रूर रखिएगा। चलिए जी, एक्सेप्ट की तरफ चलते हैं। ये भी जो है वो निमोनिया में, कोल्ड में आप इस्तेमाल ले सकते हैं। देखिए ये भी एक जो है हाई पावर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। आप सबसे पहले नॉर्मल एंटीबायोटिक को आप देने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए किसी पशु को निमोनिया या कोल्ड हो रहा है, तो आप उसको पहले बैरोसिन या एंडोफ्लॉक्सासिन देने की कोशिश कीजिए। वो 3 दिन देने के बाद में अगर आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, उस सूरत में आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम या हाई एंटीबायोटिक की तरफ प्रस्थान करेंगे, तो आपके लिए अच्छा होने वाला है। तो ये उसको कवर करने वाले हैं। ये बहुत बेहतरीन है और इस इंजेक्शन को आप अपने फार्म पर ज़रूर रखिएगा। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये भी जो है वो बेहतरीन एंटीबायोटिक है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, और यूज टू ट्रीट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और स्किन इन्फेक्शन। तो ये स्पेसिफाई कर दिया गया है, इस प्रकार के कोई अगर इन्फेक्शन होते हैं उस सूरत में आप दे सकते हैं, और इसके रिज़ल्ट्स बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं। चलिए जी, DCR आपने शायद जानते हैं, सुना है। तो ये भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। इसको भी आप रेगुलर बेसिस पर यूज़ करेंगे और अपने फार्म पर इसको भी आप ज़रूर रखेंगे। वेटनेरियन के गाइड में ही आप सभी इंजेक्शन देंगे, तो आपके फार्म पर रिज़ल्ट्स और ज़्यादा बेहतरीन होने वाले हैं। कोई एलर्जी हो जाती है, इचिंग हो जाती है, स्किन ओडिमा हो जाता है, या फिर कोई इंसेक्ट कोई बाइट कर लेता है, उस सूरत में आप उसको एविल इंजेक्शन आप उसको देंगे। एविल इंजेक्शन आप जो है हम लोग भी यूज़ किया करते थे, अभी कुछ जगह बैन हो चुका है, कुछ जगह चल रहा है, बट एविल इंजेक्शन कुछ ऐसी जो है वो गतिविधियां होने पर हम इसको दे सकते हैं। तो ये इंजेक्शन मस्ट है, हमारे फार्म पर हमेशा अवेलेबल होना चाहिए जी। चलिए जी, चलिए जी, हम बायोट्रिम की तरफ चलते हैं। आपके फार्म पर जब कोई बड़े पशु को दस्त हो जाता है, डायरिया हो जाता है, उस सूरत में आप बायोट्रिम देंगे तो उसका दस्त या डायरिया रुक जाता है। नहीं तो आप और भी कई जो है वो उपाय अपना सकते हैं। आप दस्त के लिए आप ईसबगोल की भूसी दे सकते हैं पशु को, आप केला खिला सकते हैं, या फिर दस्त होने का कोई ना कोई कारण होता है, तो शायद उसका फीड में बदलाव आने पर भी थोड़े बहुत दस्त लग सकते हैं। आप जो है उसको, जो आप खाते हैं चावल भात, वो भी आप उसको दे सकते हैं थोड़ा सा। ये हालांकि मैं छोटे फार्म के लिए बता रहा हूँ। जब आपका फार्म का स्केल बहुत बड़ा हो जाता है, उस समय आपको सारी की सारी दवाइयाँ यूज़ करनी ही रहती हैं। तो दस्त, बड़े पशु को दस्त होना, उसके पीछे कोई कारण है, तो आप पहले कारण को पकड़िए, उसके बाद में आप दवाई, अगर आपका जो है वो हाथ पांव नहीं पहुंच रहा है वहां तक कि किस कारण हुआ है, उसके बाद में आप बायोट्रिम दे दें तो अच्छा रहेगा। चलिए जी, अभी हम हार्मोन की तरफ जाते हैं। ये एक एपिडोसिन हार्मोन है, जो कि मादा जिस समय बच्चे दे रही है उस समय लिखा हुआ है टू हेल्प साउ डिलीवरी पिगलेट ईजिली एंड कंफर्टेबली। मादा बच्चे दे रही है, आप उसको 2 से लेकर 3 ml, आप 4 ml आप उसको इंजेक्शन दे देंगे ड्यूरिंग फैरोइंग, तो उसकी डिलीवरी जो है वो आसानी से, सहज तरीके से होगी और बड़ी कंफर्टेबल तरीके से होगी और फास्ट होगी। क्योंकि अगर ये लंबा समय तक डिलीवरी जाने वाली थी, उसको इस समय को बहुत हद तक कम कर देता है और उसकी जेर निकालने में, जेर रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है। तो प्लीज़ आप जिस समय आपकी फैरोइंग होने वाली है, उस समय इस
जो है वो हार्मोन की आपके पास उपलब्धता होनी ज़रूरी है जी। सेम उसी से जो है वो अगला स्टेप का जो एर्गोवेट करके एक इंजेक्शन होने वाला है, ये भी डिलीवरी के दौरान, फैरोइंग के दौरान अगर उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, उसको इंस्टेंट तौर पर रोकने के लिए ये काम आता है और प्लेसेंटा को रिमूव करने के लिए भी काम आता है। तो आप ये दोनों इंजेक्शन या इन दोनों में से कोई एक इंजेक्शन आप ज़रूर रखें, ताकि जिस समय मादा अपने बच्चे दे रही है उस दौरान आप 2 से लेकर 3 ml अगर आप उसको ड्यूरिंग फैरोइंग, पहला बच्चा दे दिया उसके बाद में आप 2 से लेकर 3 ml अगर आप ये लगा देते हैं तो आपकी फैरोइंग बड़ी ही सहज हो जाएगी, बहुत ही कंफर्टेबली आपकी फैरोइंग होने वाली है। और बेसिकली ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर होने वाले हैं। चलिए जी, आइवरमेक्टिन आपने हर जगह IM देखा है, यहाँ पर आप IM ना देखकर सबकुटेनियस देखने वाले हैं। तो ये आइवरमेक्टिन है, बेसिकली कोई स्किन डिजीज़ हो जाती है उसके शरीर पर, कोई ऐसी डिजीज़ है जो हम एक्सटर्नल दवाइयों से नहीं मिटा पा रहे हैं, या फिर उसको एक्सटर्नल दवाइयाँ भी लगा रहे हैं और हम इंजेक्शन के माध्यम से भी उसको जल्दी रिकवर करना चाहते हैं, तो हमें आइवरमेक्टिन देना चाहिए। ये बेसिकली सबकुटेनियस होने वाला है, तो ये 90 डिग्री एंगल पर नहीं 45 डिग्री एंगल पर लगेगा। और आप अश्योर कीजिएगा कि आपका लगाने का तरीका एकदम सही होना चाहिए। और ये बेसिकली डिवॉर्मिंग भी करता है। आपने जब डिवॉर्मिंग का चैप्टर आप जब देखेंगे तो उसमें आइवरमेक्टिन डिवॉर्मिंग को भी जो है वो हेल्प करता है, बट मैं प्राथमिकता नहीं दूंगा कि आप इसको डिवॉर्मिंग के पर्पज़ से आप इस इंजेक्शन को लगाएंगे। डिवॉर्मिंग आप ऑरली देंगे, वो ज़्यादा सहज होगा, बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगा। जब कोई स्किन डिजीज़ हो रही है पशु को, उस सूरत में आप इस इंजेक्शन का यूज़ कीजिएगा। टोनोफॉस, बेसिकली ये इंजेक्शन बहुत ही अहम होने वाला है। मान लीजिए पशु दीवार चाट रहा है, बाल खा रहा है, गोबर खा रहा है, या फीमेल पिग अगर दूध नहीं दे रही है, तो आप इस इंजेक्शन को देंगे साथ में मिलाकर कैल्शियम के और मैग्नीशियम के। कैल्शियम आप चाहो तो आप इंजेक्शन के तौर पर भी दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऑरली भी दे सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है। हालांकि रूटीन में ऐसी स्थितियाँ बहुत कम आती हैं, बट मेरे पीछे आप इसका सारा कारण और किसके लिए दिया जा रहा है वो आप बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। बट अगर आप इस इंजेक्शन को आप कैल्शियम के साथ देते हैं तो इसके रिज़ल्ट में 4 चांद लग जाते हैं। तो हाँ, ये आपके पास इंजेक्शन होना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए जी, ये जो आप देख रहे हैं ये कैल्शियम है, विटामिन D3 और विटामिन B12 इसमें होने वाला है। बेसिकली इंक्रीजिंग जो है मादा कोई दूध नहीं दे रही है, उस सूरत में आप उसको दे सकते हो। और उस सूरत में अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसके बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो उसके पेट में भ्रूण है, और उसकी हड्डियों के लिए बहुत बेहतरीन रहता है। ख़ासतौर पर जब मादा दूध नहीं देती उस सूरत में हम इसको कैल्शियम को लगा सकते हैं। और टोनोफॉस जिस समय हम देते हैं उसके साथ में चाहे तो अगर आप इंजेक्शन के तौर पर देना चाहते हैं तो आप कैल्शियम को दे सकते हैं जी। आर्टिजोन, ये भी आपके फार्म पर होना लाजमी है। इसका डोजेज भी लिखी गई हैं, 3 दिनों का है ये। और कोई फ्रैक्चर हो जाता है, लंगड़ापन हो जाता है, पैर में मोच आ जाती है, इस सूरत में आप इसका जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और बेस्ट रिज़ल्ट के लिए आप इसके साथ बेलामेल देंगे या बी कॉम्प्लेक्स देंगे तो 3 दिनों में उसकी रिकवरी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इंजेक्शन आपके फार्म पर होने वाला है। मैग्लूडाइन, इंटरनल कोई भी इंजरी हो जाती है उस सूरत में आप उसको दे सकते हैं। लंगड़ापन या सूजन आपको देखने को मिलती है, उस सूरत में आप इसको दे सकते हैं। बेस्ट रिज़ल्ट के लिए आप इसके साथ बेलामेल या बी कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं। चलिए जी, वही है कि अगर आपका कोई इंजरी हो जाती है, लंगड़ापन, फ्रैक्चर, पैर में मोच, आप इन दोनों में से कोई भी एक इंजेक्शन ला सकते हैं या दोनों आपके पास उपलब्ध हों तो वो आपके लिए बेहतर होने वाला है। बेस्ट रिज़ल्ट के लिए आप बी कॉम्प्लेक्स अगर देंगे तो ऑब्वियसली अच्छा होने वाला है।
बेंथिपिन LA ये 1 शॉट है। कोई गहरा जख्म या गहरे घाव को आप जो है वो रिकवर करना चाहते हैं, बेसिकली एक हाई एंटीबायोटिक है। तो मैं आपको पहले भी दिखा चुका, आप चाहो तो ये रख सकते हो, चाहो तो आप अवॉइड भी कर सकते हो, वो आप पर निर्भर करता है। बेस्ट रिजल्ट के लिए साथ में आप बी कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं। गायनरिक है ये भी 1 शॉट है। अगर आपकी मादा क्रॉसिंग करवा रही है और वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, मैं दोबारा फिर क्लियर करूँ, ये बहुत लोगों का सवाल होगा। अगर आप पिग फार्मिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके सवाल का एक जवाब होने वाला है। मादा रुक नहीं रही है, तात्पर्य आप क्रॉस तो करवा रहे हैं बट वो मादा ज्ञाभिन्न नहीं हो पा रही है, उस सूरत में आप इसको दे सकते हैं। ये 1 शॉट है, आप इसको एक बार ही देंगे तो आपको रिज़ल्ट अच्छे देखने को मिल सकते हैं। पेरिनॉर्म, ये मादा दूध नहीं उतार रही है या कब्ज के लिए, आप दोनों ही सूरतों में आप इसको दे सकते हैं। 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट पर ये होने वाला है। इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन है जी। जैक शॉट, कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो है आपकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है पशु को, जो कि ऐसी स्थिति कई बार बन जाती है मजबूरी में, तो आपको उसकी ब्लीडिंग को रोकने के लिए ये इंजेक्शन देना चाहिए। और 1 शॉट है, एक बार ही देना है आपने। हमारा उस समय मजबूरी ये होती है कि भाई हम इस खून को कैसे रोकें, तो अगर हम इंजेक्शन देते हैं तो वो खून को रोकने में बहुत सहायता करता है और इंस्टेंट आपका बड़ी हानि होने से रोक सकता है। तो ये अब ऐसी कोई स्थिति आन पड़ी, हमारे पास ये इंजेक्शन नहीं है, हम कहीं मार्केट में लेने के लिए भागेंगे, तब तक शायद हम जो है हमारा नुकसान हो जाए। तो आपके फार्म पर ये अवेलेबल होगा तो आपको कोई मसला नहीं होने वाला है। चलिए जी, स्टेरॉयड की तरफ चलते हैं। ये एक स्टेरॉयड है, डेक्सामेथासोन। हालांकि ये कोई दवाई नहीं है, ये कोई टॉनिक भी नहीं है, परंतु डेक्सामेथासोन कुछ लोग आप जानते होंगे, देखते होंगे कि जो है वो कुछ ह्यूमंस भी इसको इस्तेमाल करते हैं अपना बॉडी बिल्डिंग के लिए। कुछ दूसरे पशुओं को भी दिया जाता है ताकि उनका बॉडी अच्छा दिखे। हालांकि पिग्स को इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, हालांकि वज़न बढ़ाने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसको खुद को ही 2.5 का FCR उसको मिला हो, यानी कि 2.5 किलो खाने पर 1 किलो वो वज़न गेन कर लेता है। ये किस लिए दिया जाता है कि जब पशु बहुत अत्यंत विकट स्थिति में चला जाता है और एकदम उसको रिकवर करना होता है, मान लीजिए उसके पीछे के दोनों पैर जो है वो मर जाते हैं, आगे के दोनों पैर एकदम मूव करना बंद कर देते हैं, तो हम इसको देंगे बट किसी एंटीबायोटिक के साथ। ये उसके शरीर का ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देता है, जिससे पशु तुरंत रिकवर होने की कोशिश करता है। तो ये आपके पास स्टेरॉयड होना चाहिए, बट आप उस मकसद से आप इसको अपने फार्म पर नहीं रखेंगे कि भाई हम पशुओं को लगा देंगे तो पशु बहुत जल्दी मोटे होने स्टार्ट हो जाएंगे। उस मकसद से नहीं, खाली ये उस समय आप देंगे जब पशु को अत्यंत इसकी ज़रूरत है, पशु डैमेज कंडीशन में है, और जो भी आप उसको दवाई दे रहे हैं उसके साथ आप डेक्सामेथासोन अगर आप उसको दे देते हैं तो उसकी रिकवरी रेट इमीडिएट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तो आप इसको मैं रिकमेंड करूँगा कि आपके पास ये होना चाहिए। चलिए जी आगे चलते हैं। ये डेक्सामेथासोन जो है नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रेग्नेंट साउ, ये आप प्रेग्नेंट साउ को नहीं देंगे। प्रेग्नेंट साउ के लिए कौन सा स्टेरॉयड होने वाला है उसकी तरफ भी हम चलते हैं। आइसोफ्लड, ये एक स्टेरॉयड है, परंतु ये प्रेगनेंसी सेफ स्टेरॉयड है। ट्रीटमेंट ऑफ पेन एंड लेमनेस एसोसिएटेड विद सर्टन जॉइंट कंडीशंस। जब देखो दोनों स्टेरॉयड है, आप वो नॉर्मल पशु को दे सकते हैं या प्रेगनेंसी सेफ है, तो दोनों आपके पास हो तो अच्छा रहने वाला है। आइसोफ्लड को कैसे कैसे आप इस्तेमाल में ले सकते हैं, यहाँ पर पूरी डिटेलिंग दी गई है, इसके यूजेज क्या है। चलिए जी, ये मुख्य तौर पर मैंने आपको इलाज बताए इंजेक्शन के माध्यम से। अभी हम चलते हैं कि हम
मुख के द्वारा कौन कौन से हम दवाइयाँ दे सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सीलॉन करके एक गोली है, ये टैबलेट है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को ये लपेटे में ले लेती है। आप जैसे कि देख सकते हैं स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, जीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी, रेस्पिरेटरी, एफएमडी, क्रोनिकल माउंट्स, बहुत सारी चीज़ों को ये है लपेटे में ले लेती है। तो आपके पास ये होना चाहिए, अगर होता है तो अच्छी बात है। ये बड़ी टैबलेट होती है, बेसिकली गाय भैंस के लिए होती है, तो आप इसको 1/3 बड़े जानवर के लिए आप देने वाले हैं। ये लीवर टॉनिक है। जब पशु को हम डिवॉर्मिंग करते हैं उसके बाद में हम इसको देते हैं लीवर टॉनिक को, 2 दिन लगभग देते हैं। और अन्यथा आप पशु अगर खाना नहीं खा रहा है या पशुओं की रिकवरी रेट में, ग्रोथ रेट में थोड़ा सा जो है वो स्लो हो रहा है, तो आप उसको 4-5 दिन आप उसको दे सकते हो, 3-4 दिन भी दे सकते हो, तो उनकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। ये लीवर टॉनिक है, ये ऑरली दिया जाता है भोजन में मिलाकर। चलिए जी, ये भी लीवर टॉनिक है, बट ये हिमालय कंपनी का है, वो विदेशी कंपनी है। आप देख लीजिए जो भी आपको लेना उचित है। ये डिवॉर्मिंग के बाद में दिया जाता है, पशु खाना नहीं खा रहा, बेसिकली एक लीवर टॉनिक है, तो आप इसको खाने में मिलाकर दे सकते हैं जी। ये फीड सप्लीमेंट है, शार्कोफेरोल है। इसमें जो है बहुत सारे सप्लीमेंट है, जैसे कि आयरन है, विटामिन है, कॉपर है, कैल्शियम है। तो आप जिस समय मादा गाभिन होती है, 100 दिनों की जिस दिन मादा गाभिन हो जाती है, उसके बाद में 100 दिन से लेकर 114 दिनों तक इसको 1 से लेकर 2 चम्मच डेली उस मादा के खाने में अगर आप इसको मिलाकर दे देते हैं, तो मादा और उसके बच्चे दोनों बहुत ज़्यादा सुरक्षित और तंदुरुस्त रहते हैं। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपके प्रोडक्टिविटी में थोड़ा बहुत सुधार ही होने वाला है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। कैल्शियम है जी, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे पशुओं के लिए। वैसे तो फीड में भी कैल्शियम हम देते हैं, बट आप ऊपर से भी आप कैल्शियम देंगे तो पशुओं को फ़ायदा होने वाला है। ख़ास तौर पर जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि मादा जिस दिन 100 दिनों की गाभिन हो जाती है, 100 दिनों से हम उसको 40 से 50 ml डेली कैल्शियम देना स्टार्ट कर देते हैं। और 100 से लेकर 130वें दिन तक, यानी कि मादा के बच्चे होने से 15 दिन पहले और बच्चे होने से 15 दिन बाद तक हम उसको लगातार 30 दिनों तक अगर हम उसको कैल्शियम देते हैं, तो बच्चों को दूध की किसी प्रकार की कमी नहीं होने वाली है। और जब बच्चे पेट में रहेंगे तो उनकी हड्डियां बहुत बेहतरीन तरीके से विकसित होने वाली है। तो आप ये कैल्शियम यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये वीरबैक कंपनी का है और ये लोकल कंपनी का, आप चाहो तो लोकल जो भी आपको कैल्शियम उपलब्ध हो रहा है वो आप खरीद सकते हैं। ये कीपर है, यानी कि जिस दिन हम उसको क्रॉस करवाना है, ब्रीडिंग जो हमारी गिल्ट्स हैं उसको हम 15-20 दिन पहले या 30 दिन पहले से हम उसको डेली भोजन में मिलाकर 20 ग्राम हम उसको पर डे देते हैं। तो उसका जो फर्टिलिटी है वो बहुत अच्छा होता है और मादा क्रॉस होने पर श्योर तौर पर मादा गाभिन होती है और अच्छे बच्चे देती है। तो आप चाहें तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ना चाहे तो वो आपकी मर्जी है। ये एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है। ये एक एंटीबायोटिक पाउडर है, टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड। तो आप अगर आपका मौसम बदल रहा है, जैसे कि मान लीजिए हम गर्मियों से जो है वो बरसातों में जा रहे हैं या बरसातों से सर्दियों में जा रहे हैं, तो जब भी मौसम बदल रहा है तो 15-20 दिनों के लिए अगर ये अपने खाने में मिलाकर आप दे सकते हैं। इसकी 100 ग्राम की क्वांटिटी आप 100 किलो में मिला दीजिए। एक पैकेट आप 100 किलो में मिला देंगे तो पशु जो है वो जो है बैक्टीरियल डिजीज़ होने से पहले या उनको एंटीबायोटिक पाउडर मिल जाएगा। तो एज़ पॉसिबल उनको जब मौसम बदलता है तो उनको शरीर में कोई बेहतरीन ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलते हैं। तो आप चाहो तो ये इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि फीड कंपनियां ऑलरेडी ये इंक्लूड कर देती हैं। अगर आप खुद फीड बना रहे हैं तो मैं आप इसका फीड फॉर्मुलेशन आगे देने वाला हूँ।
ये मिनरल मिक्सचर हैं, हमारे फीड में मिलाए जाते हैं। मिनरल्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो डिपेंड करता है 100 किलो में 1 किलो, 1.5 किलो या 2 किलो हम इसमें मिला सकते हैं जी। अभी हम चर्चा करेंगे एक्सटर्नल यूज़ मेडिसिन, यानी कि हम ऊपर से कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर विस्तार रूप से जानेंगे। सबसे पहले आप इसको जानते हैं, ये बीटाडीन है, और जब भी कोई जख्म हो जाता है या फिर कोई कट लग जाता है, उसको हम यहाँ पर इसको अगर हम अप्लाई करेंगे तो रिकवरी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। हमारे ह्यूमंस में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो हाँ, आप ये अपने फार्म पर रेगुलर यूजेस के लिए रखेंगे, ये हमारे फार्म पर बहुत इस्तेमाल होने वाला है। ये उसी का स्प्रे वर्जन है, टॉपिक्योर या फिर और भी कुछ जो है वो ब्रांड हो सकते हैं। तो जब कोई जख्म हो जाता है तो स्प्रे आप उस पर कर देंगे तो एक तो वो रिकवर होगा और एक उस पर मक्खियाँ बैठने से भी बचाव होने वाला है। स्किन हील फॉर हीलिंग द वाउंडेड स्किन फास्ट, स्क्रैच स्किन, यूज़ इट बिफोर यूजिंग हाइमेक्स। हाइमेक्स एक दवाई है जो है वो जख्म को सही करती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इंस्टेंट पेन रिलीफ फॉर एनिमल, जब पशु को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप ये जो है स्प्रे मारकर उसके दर्द को शांत कर सकते हैं। इसी कंपोजिशन, हालांकि ये तो वेटनरी वाला है, बट जो इंसानों को भी चोट लग जाती है, आपने देखा होगा कई एथलीट्स के चोट लग जाती है तो एक स्प्रे किया जाता है, तो ऑलमोस्ट इसमें वही कंपोजिशन इसमें होने वाला है। तो ये इंस्टेंट जो है वो पेन रिलीफ के लिए बहुत अच्छा स्प्रे होने वाला है। ये स्प्रे आपके फार्म पर अगर हो तो बहुत अच्छा है। इसमें क्या है, ये बेसिकली एक एल्यूमिनियम स्प्रे है, यानी कि टू कवर द वाउंड आफ्टर परफॉर्मिंग ऑपरेशन, यानी कि हमने कोई एक्टिविटी की है और उसको हम उसके बाद में स्प्रे कर देंगे तो ये सारे सील कर देगी उस जख्म को। तो ये एल्यूमिनियम स्प्रे है। जब ऑपरेशन होते हैं ह्यूमंस में भी तो ये स्प्रे का इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि बट ये वेटनेरियन है। तो आप अगर स्किन जो है वो का कोई भी आप एक्टिविटी करते हैं तो उस सूरत में आप स्प्रे को इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा होने वाला है। ये मैगेट्स निकालने के लिए, जो घाव में बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कीड़े मैगेट्स पड़ जाते हैं, उनको निकालने के लिए इस स्प्रे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, और जब पशु का जो है जख्म में बहुत ज़्यादा कीड़े पड़ जाते हैं, मैगेट्स पड़ जाते हैं, तो आप इससे पहले उसको धो दीजिए, सारे मैगेट्स को बाहर निकाल लीजिए, और उसके बाद में आप नेगासोन पाउडर या हाइमेक्स क्रीम भी आप लगा सकते हैं। ये क्रीम है, ये पाउडर है, इसकी रिकवरी भी बहुत अच्छी है। ये हाइमेक्स क्रीम थोड़ी लगती है, यानी कि जलन होता है पशु की शुरुआती जो थोड़े से टाइम में के लिए यहाँ पर जलन होता है, इससे जलन नहीं होता है। तो दोनों ही अच्छे हैं, ये आयुर्वेदिक है, तो आप इसको अपने फार्म पर ज़रूर रखेंगे। ये एप्लीकैप है, जब आँखों में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो आप जो है एप्लीकैप लाकर अपने पशुओं की आँखों में डाल सकते हैं, जिससे पशुओं की आँखों को कोई इन्फेक्शन नहीं होने वाला है। ये स्प्रे है विस्प्रेक। जब मादाओं के थनों में दूध जम जाता है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, तो उस सूरत में आप स्प्रे करेंगे तो वो दूध सारा का सारा रिमूव हो जाएगा। सो ये कुछ एक्सटर्नल यूजेस के लिए थे। अभी हम जिक्र करेंगे कि हमारी प्रोटेक्शन हम कैसे करेंगे, या बाहर का कोई भी अगर हमारे फार्म पर आदमी आएगा तो उसकी हम कैसे प्रोटेक्शन करने वाले हैं। चलिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल फेस मास्क, हैंड ग्लव्स, पीपी किट और शू कवर, और जो है वो सिर पे लगाने वाली कैप, ये आपके पास होने चाहिए, तभी आप किसी विजिटर को अपने फार्म के अंदर एंट्री अलाउ करेंगे। और जब अब आप कोई ऑपरेशन करने वाले हैं या फिर आप कोई ख़ास तौर पर जब हम किसी मादा से बच्चे लेने वाले हैं तो उस समय आपके पास ये, हालांकि आपको डिस्पोजेबल गाउन डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट आपके जो है हाथों में
जो है वो ग्लव्स होने चाहिए और आपके फेस पर मास्क हो तो और अच्छा रहेगा। जितनी आप सेफ्टी यूज़ करेंगे उतना आपके लिए बेटर होने वाला है और पशु के लिए भी उतना ही बेटर होने वाला है। ये अलग अलग तरीके के जो है वो सूट्स हैं। आप अपने फार्म पर 20-50 सूट लाकर ज़रूर रखिएगा, ताकि जब भी कोई विज़िटर आता है एटलीस्ट तो उसको ये सूट पहना कर ही आप अंदर आने दें। वैसे वो एंटर उसको ना करें, तो आपके और आपके पशुओं के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। थैंक यू, शुक्रिया, आभार, अभिनंदन। आशा करते हैं आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। और ये चैप्टर बहुत ही ज़रूरी था, इम्पोर्टेंट था, क्योंकि किस अवस्था में कौन सी दवाई काम करेगी, किस मात्रा में होनी चाहिए और उसका जो है वो किस मेथड से हम उसको अप्लाई करने वाले हैं। अगर ये हमको जानकारी होगी तो हमारी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। अगर हमें पता ही नहीं होगा, हम बार बार किसी को फ़ोन करके पूछ रहे हैं भाई इस कंडीशन में मैं क्या दवाई दूं, इस कंडीशन में क्या दवाई दूं, आप फ़ोन करते करते थक जाएंगे, वो फ़ोन सुनते सुनते थक जाएंगे। तो आपके पास जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और जानकारी हमने कोशिश की कि आपको हम बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी दे पाएँ, बट ये जानकारियों को आप फिर भी एक बार वेरीफाई करवाएं अपने वेटनेरियन से, जिससे आपके फार्म पर जो भी आप अप्लाई करेंगे वो बेहतरीन तरीके से अप्लाई होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।